दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मानसून की कमजोर स्थिति के कारण बिहार में अकाल की आहट दिखाई देने लगी है। जब बिहार के बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर समेत 13 जिलों में धान की रोपनी धीमी चल रही है, वहीं जमुई, कैमूर और रोहतास जिले में बारिश नहीं होने से अब तक धान की रोपनी शुरू ही नहीं हुई है। यहाँ के किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है, जिसके कारण किसानों के खेत खाली पड़े हैं। आपको बता दूं कि बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, गया, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, सीतामढ़ी, मुंगेर, नालंदा, नवादा में धान की रोपनी की रफ्तार बहुत धीमी है। अकाल की आहट को देखते हुए बिहार सरकार भी एक्टिव हो चुकी है। इस साल सिर्फ अररिया, बेगूसराय, बक्सर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल में ही अच्छी खासी बारिश हुई है। हालांकि बेगूसराय और बक्सर को छोड़कर के इन जिलों में धान की रोपनी तेजी के साथ हो रही है। कृषि विभाग के मुताबिक बिहार में अभी तक 15 से 20% रोपनी कम हुई है, जो चिंता का विषय है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के औरंगाबाद जिले में क्रोमियम धातु मिला है। इस धातु का इस्तेमाल हवाई जहाज के निर्माण में किया जाता है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रोमियम धातु का ये भंडार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वे में मिला है। आपको बता दूं कि ये धातु बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के देजना में धरती के अंदर बड़ी मात्रा में पाया गया है। बिहार सरकार धरती के अंदर से इस खनिज को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए टेंडर निकाला गया है। जल्द ही खनन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार क्रोमियम एक बेशकीमती धातु है। औरंगाबाद के मदनपुर के देजना में जमीन के अंदर करीब 8 किलोमीटर तक बड़ी मात्रा में क्रोमियम का भंडार मौजूद है। यह सरकार जल्द ही खनन की प्रक्रिया को शुरू करेगी, इसकी तैयारी की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्रोमियम का इस्तेमाल किस काम में होता है। तो आपको बता दूं कि क्रोमियम सिल्वर सफ़ेद रंग का धातु होता है। इसमें हल्के नीले रंग की झलक होती है। इसका इस्तेमाल हवाई जहाज और मोबाइल बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि ये कठोर और जंग रोधक धातु है। इससे स्टेनलेस भी बनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने बिहार के पटना, समस्तीपुर, बक्सर समेत बिहार के सभी जिलों में पेट्रोल डीजल का रेट जारी कर दिया है। आज उसी नए रेट से पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाएगी। खबर के अनुसार आज बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है, जब वहीं बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है, जबकि कई जिलों में इसके दाम स्थिर नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राजनीतिक भंवर में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर के चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को कहा है कि आरसीपी सिंह को जदयू में किनारे लगाए जाने का मसला जदयू का आंतरिक मामला है। किस दल में कौन रहना चाहता है और किसे रखा जाता है, ये उस दल का अंदरूनी मामला है, लेकिन यकीनन आरसीपी सिंह का अपना एक व्यक्तित्व रहा है। चिराग पासवान ने आरसीपी सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वे दमदार शख्सियत है। आरसीपी सिंह ने जदयू के संगठन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बेबाकी से अपनी बात रखने का उनका अंदाज रहा है। आरसीपी सिंह ने जदयू को मजबूत बनाने के लिए जो काम किया है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे में जदयू में वे किसके शिकार हो रहे हैं, ये जदयू के नेता ही बता सकते हैं। दरअसल एक दिन पहले ही नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने आरसीपी सिंह को लेकर के सख्त टिप्पणी की थी। जब उन्होंने कहा था कि बिना नीतीश कुमार के कोई भी कुछ नहीं है। आरसीपी सिंह को संसद और पार्टी में अहम जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कारण ही मिली है। वहीं आरसीपी सिंह ने खुद के निर्णय करते हुए केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री पद हासिल किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के सीवान, गोपालगंज, सारण समेत 5 जिलों में हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि अन्य जिलों में बारिश के कोई भी आसार नहीं है। खबर के अनुसार एक ट्रफ रेखा सीकर, ग्वालियर, पिडरा रोड होते हुए ओडिशा से
पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जिसके कारण बिहार के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण में हल्की बारिश हो सकती है। जहां हालांकि पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 दिन तक बिहार में बारिश को लेकर के कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है, यानी कि लोगों को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना होगा। आपको बता दूं कि बिहार में बारिश कम होने से सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। बिहार के करीब 20 जिलों में धान की रोपनी में लेट हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि जल जीवन हरियाली योजना को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के निर्देश अनुसार उद्यान विभाग द्वारा किसानों को बागवानी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। जहां बिहार के वह किसान जो फलों की खेती करने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए सरकार ने एक अच्छी पहल की है। सघन बागवानी मिशन योजना के तहत आम, अमरूद, पपीता और केला की खेती करने वाले किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है। इसके लिए विभाग की ओर से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों के लिए कृषि विभाग ने 24 हेक्टेयर में 4 तरह की फलों की खेती का लक्ष्य तय किया है। उन 4 फलों के नाम है आम, अमरूद, पपीता और केला। इस योजना के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसके जरिए किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। बागवानी मिशन योजना किसानों के लिए काफी लाभदायक एवं उपयोगी साबित होगी। इस योजना के हित फलदार पौधे लगाने के एवज में लागत राशि का 50% अनुदान देने का प्राविधान सरकार ने तय किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग ने शनिवार को घोषणा की है कि बिहार के स्कूल के सिलेबस में अब से शारीरिक शिक्षा, खेल और योग शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि 9वीं तक की क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट के सिलेबस में ये विषय शामिल किया जाएगा। साथ ही इन विषयों के अलग से नंबर दिए जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड में अलग से नंबर जोड़ा जाएगा। पाटलिपुत्र खेल परिसर में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित फिजिकल टीचर ट्रेनिंग में संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल और योग मूल्यांकन के आधार पर भी 9वीं के सभी स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे। शारीरिक शिक्षा को लेकर के सचिव ने कहा है कि आजकल की जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है। यह लोग तरह तरह की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इन बीमारियों से हमारे बच्चे भी अछूत नहीं हैं। इस खेल और योग शिक्षा से बच्चों की सेहत में काफ़ी बदलाव आएगा और तनाव मुक्त करने का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। दोस्तों बात करते हैं कि देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें से ही एक है फ्री सिलाई मशीन योजना। सरकार महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन प्रदान करती है। इस स्कीम के सहारे सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कराने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़े, जब वे खुद अपने दम पर अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए सक्षम और सशक्त बने। इस मकसद को पूरा करने के लिए सरकार महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन बांट रही है। इस स्कीम के लिए पात्र महिला एक आवेदन करके सिलाई मशीन स्कीम का फायदा उठा सकती है। केंद्र सरकार की योजना देश के सभी राज्यों के लिए तैयार की गई है। प्रत्येक राज्य की 50,000 महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन दी जाती है और इसके लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। 20 से 40 साल की उम्र की महिलाएं इस स्कीम के लिए अप्लाई करके फ्री में आसानी से सिलाई मशीन पा सकती है और खुद का रोजगार शुरू कर सकती है। प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चल रही है। इन राज्यों की महिलाएं इस स्कीम का लाभ उठा करके अपना रोजगार शुरू कर सकती है। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा और ये वेबसाइट है www.india.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए और ये जानकारी आपको केडीबी लाइव की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस आर्टिकल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप इस फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत पूरी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद आप फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि इंटरनेट ने जिंदगी को जितना आसान बनाया है उतना ही परेशानियों को भी बढ़ा दिया है। दरअसल इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त आपकी जरा सी लापरवाही आपको कई तरह की परेशानियों में डाल सकती है। जैसे साइबर बुलिंग, साइबर फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग जैसे तमाम हथकंडे अपराधी अपना रहे हैं। ऐसे में बिहार पुलिस की अहम यूनिट आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इसे उन लोगों को जरूर जानना चाहिए जो दिन भर DP और स्टेटस अपडेट करने में ही लगे रहते
रहते हैं। इंटरनेट मीडिया पर क्लोज अप सेल्फी पर साइबर अपराधियों की नजर पड़ गई है। सॉफ्टवेयर की मदद से आपके इंटरनेट मीडिया पर अपलोड वीडियो या फिर फोटो को डाउनलोड करके छेड़खानी कर सकते हैं। इस तरीके के केस सामने आने के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने क्लोज अप सेल्फी पोस्ट करने से बचने की सलाह दी है। आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल में कुछ दिन पहले इस तरीके की शिकायत सामने आ चुकी है। एक लड़की क्लोज अप सेल्फी पोस्ट करके साइबर सातिर के झांसे में फंस गई। सातिर फोटो को एडिट करके उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही इसे लेकर के एडवाइजरी भी जारी किया गया है। अगर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने तस्वीर स्टेटस लगाते हैं तो फिर आप समझ जाइए सातिर आपके इस वीडियो या फिर फोटो का उपयोग करके हेराफेरी करने, ब्लैकमेल करने और फिर आपके परिजनों को धोखा देने के लिए भी कर सकते हैं। ये फोटो मार्फिंग का एक तरह के अग्रिम स्तर बताया जा रहा है जिसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। साथ ही संदिग्ध ईमेल या फिर फ्रॉड रिक्वेस्ट से सावधान करें जो आपको वीडियो या फिर फोटो इस्तेमाल करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को सभी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होगी तथा 3 जिलों में चिकित्सकों और दवाओं की उपलब्धता रहेगी। जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शनिवार को बताया है कि कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर के बिहार के 3 जिलों बांका, भागलपुर और मुंगेर में व्यापक चिकित्सीय प्रबंधन किए जा रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की चिकित्सीय कमी ना हो और उन्हें सहूलियत प्रदान किया जाए। जब 2 सालों के अंतराल पर हो रहे श्रावणी मेले में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के उमड़ने का अनुमान है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने सुल्तानगंज से लेकर के प्रदेश के यानी कि बिहार के अधिकतर क्षेत्र में आने वाले कांवड़िया पथों पर व्यापक पैमाने पर तैयारी की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जहां कांवड़िया पथ पर जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं वहीं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए चिकित्सक, नर्सों और पारामेडिकल कर्मचारियों की पूरी श्रावणी मेला तक प्रतिनियुक्त की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वैशाली में अजीब लूट की घटना सामने आई है। जब वैशाली जिले के जनदहा में सातिरों ने एटीएम लूट कांड को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया है कि पुलिस भी सोच में पड़ गई है। जब बदमाश एटीएम ठीक करने वाले मिस्त्री बनकर के मौके पर पहुंच गए थे, जब फिर शटर बंद करके उन्होंने एटीएम में रखे सारे रुपये अपने बैग में भरे और मौके से फरार हो गए। जिस तरीके से लुटेरों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है इसे देख करके पुलिस भी सख्ती में पड़ गई है। जब वैशाली के एसपी मनीष मौके पर पहुंचे तो फिर उन्होंने बताया है कि एटीएम से किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है। इस तरीके से लूट की गई है कि उसे साफ लग रहा है कि एटीएम के जानकार ने इस घटना को अंजाम दिया है या फिर उसकी मिलीभगत से लूट हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि पंचायती व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए सरकार लगातार कई फैसले ले रही है। जब पंचायतों में जो ग्राम सभा होती है उसमें पहले 5% सदस्यों की मौजूदगी जरूरी होती थी, लेकिन अब इसमें कुछ फेरबदल किए जाने की संभावना है। अब सदस्यों की उपस्थिति 5% से बढ़ा करके 10% तक किए जा सकता है। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने पंचायती राज विभाग को लेटर भी भेजा है। लेटर में कहा गया है कि ग्राम सभाओं में न्यूनतम 10% सदस्यों की उपस्थिति को जरूर कर दिया गया है। फिलहाल बिहार में ग्राम सभाओं में न्यूनतम 5 सदस्यों की उपस्थिति का प्रावधान है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के सभी वोटर्स ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। केंद्र सरकार के पत्र के आलोक में पंचायती राज विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग के स्तर पर प्रस्ताव तैयार करने के बाद इस पर कैबिनेट की हरी झंडी मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आपदा का जोखिम कम करने के लिए आगामी 4 वर्षों में 1708 करोड़ रुपए खर्च होगा। आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से ये राशि बिहार आपदा प्रशमन कोष के तहत खर्च होगी। केंद्र प्रायोजित योजना के कारण इस राशि में केंद्र सरकार से 75% मिलेगी और 25% राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। जब भूकंप रोधी संरचना का निर्माण होगा। अधिकारियों के मुताबिक इस राशि से आपदा का जोखिम कम करने के लिए जागरूकता अभियान के अलावा वैसे हर काम को किया जाएगा जिससे लोगों को क्षति कम से कम हो। जब राशि से भूकंप रोधी संरचनाओं का निर्माण होगा, वज्रपात से लोगों को बचाने के लिए नई तकनीक का उपयोग होगा। वहीं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुझाव पर आपदा के जोखिम कम करने के लिए काम करेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के अवसर पर राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मुस्लिम समाज के लोग इस पर्व को पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया। जहां इस त्यौहार को लेकर के पटना के गांधी मैदान समेत पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर सामूहिक नमाज अदा की गई और एक दूसरे को गले मिलकर के बधाई दी। जहां इस त्यौहार के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। जहां ईद उल अजहा का त्यौहार असीम आस्था का त्यौहार है, जहां खुदा के हुक्म पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना इस त्यौहार का आदर्श है। जहां इस त्यौहार को आपसी भाईचारे एवं सद्भाव के साथ मनाएं। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ईद उल अजहा की मुबारकबाद दिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप सभी को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। ये पर्व कुर्बानी की मिसाल पेश करता है। देश में भाईचारा और अमन कायम रहे, हम सभी की साझी में जिम्मेदारी है। ये ईद आपकी ज़िंदगी में हर तरह की सलामती और खुशियाँ लाए और ये खुशियाँ बेशुमार बढ़ती रहे। दोस्तों बात करते हैं कि कई बार अक्सर देखा जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ छात्रों के नंबर उम्मीद से भी ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन जब उनसे किसी बेसिक सवाल का जवाब मांगो तो फिर उन्हें वो नहीं बता पाते हैं। जहाँ वे जवाब तो पूरे विश्वास के साथ देते हैं मगर उत्तर गलत होता है। या सोशल मीडिया पर हर रोज़ कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है जिसे देख करके हंसी नहीं रुकेगी। इस वीडियो में रिपोर्टर एक छात्र से ताजमहल के बारे में पूछता है, जब मगर लड़की ने जो जवाब दिया रिपोर्टर भी हिल गया। जब वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि रिपोर्टर उससे पूछता है कि किस सब्जेक्ट में आपको ताजमहल के बारे में पढ़ाया गया है। इसके जवाब में लड़का कहता है कि बिहार और बिहार के लोग। यह रिपोर्टर जो मनीष कश्यप है जब वह उसके जवाब से भड़क जाता है और पूछता है कि 9वीं क्लास में ये कौन सा सब्जेक्ट होता है। इतना ही नहीं, लड़का बाद में कहता है कि ताजमहल दिल्ली में है, यूपी में नहीं। जब वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस सवाल का उत्तर देते हैं, रिपोर्टर के साथ वहाँ बाकी खड़े लड़के हिल जाते हैं। यह लड़का जिस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सारे गलत जवाब दे रहा है वह काफ़ी चौंका देने वाला है। आप आगे इस वीडियो को देखिए। आप नाम तो रखिए दोगे, गांधी जी का नाम रखिए दोगे, सब्जेक्ट बताओ कौन से सब्जेक्ट में तुमको ताजमहल के बारे में पढ़ाया गया है? सब्जेक्ट बिहार और बिहार के लोग। बिहार और बिहार के लोग कोई सब्जेक्ट होता है क्या 9वीं क्लास में? 10वां तो तुम नहीं पास करने वाले हो, घूसे दे के पास करोगे। बिहार तथा बिहार के लोग और उसमें ताजमहल, यूपी का ताजमहल के बारे में पढ़ाया जाता है, सही है ना? दिल्ली में ताजमहल है। दिल्ली में ताजमहल है, ससुरा वाह, कमाल का लड़का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नदियों के उफान पर होने के बाद तटबंधों पर बड़े दबाव को कम करने और फिर पानी की तीव्रता पर अंकुश लगाने के लिए नदियों के पानी को डायवर्सन नहर में भेजने की योजना बनाई जा रही है। जब बिहार में बारिश के दौरान नदियों में बाढ़ नियति बन गई है जिससे काफ़ी नुकसान होता है। जल संसाधन विभाग अब इस नुकसान को कम करने की योजना बना रहा है। जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि नदियों के उफान और उसके पानी की बहाव की तीव्रता को रोकने के लिए उसे डायवर्सन नहर में भेजने की योजना बनाई गई है। सरकार का दावा है कि यह न केवल बाढ़ के प्रसार को रोकेगा बल्कि तटबंधों पर पड़ रहे अनावश्यक दबाव को भी कम करेगा। इससे सिंचाई के लिए भी किसानों को व्यापक सुविधा मिलेगी, उन्हें जरूरत का पानी अपने नहरों से मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं जबकि कई जिले सूखे से भी प्रभावित रहते हैं। अक्सर उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या से प्रभावित होते हैं जब वहीं दक्षिण बिहार का बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में रहता है। इस साल भी दक्षिण बिहार की छोटी बड़ी नदियां भी सूखी पड़ी है जबकि उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां, प्रमुख नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से सामने आ रही है जहां प्रधानमंत्री पोर्टल पर एक शख्स को धमकी भरा मैसेज भेजना काफ़ी महंगा पड़ गया। यह युवक ने पीएम पोर्टल पर अपशब्द और धमकी भरा मैसेज भेजा था। समस्तीपुर एसपी के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की संयुक्त छापेमारी से इलाके के लोगों में हरकत मच गया है। जानकारी के मुताबिक मोहनपुर ओपी क्षेत्र के चपरा गाँव निवासी रुदल राय ने पीएम पोर्टल पर कुछ अपशब्द लिखते हुए एक धमकी भरा मैसेज पोस्ट किया था। इस बात की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हरकत मच गया। एसपी हृदयकांत ने आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद मोबाइल टावर के लोकेशन के आधार पर पुलिस ने शनिवार की देर रात आरोपी रुदल राय को गिरफ्तार कर लिया है।
दोस्तों, हैरान कर देने वाली खबर बिहार के नालंदा जिला से सामने आ रही है, जहां शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन ने अपने दूल्हे के साथ ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद दुल्हा के साथ ही दोनों पक्ष के परिवार के लोग अचंभित हो गए। दुल्हा और उनके परिवार वालों ने दुल्हन को मनाने का काफ़ी कोशिश की, पर दुल्हन अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई और फिर बिना दुल्हन लिए ही बारात वापस लौट गई। ये अजीबोगरीब मामला बिहार के नालंदा जिला के नूरसराय थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव का है, जहां मनोज मांझी पुत्री सोमसम कुमारी की शादी हरनौत थाना क्षेत्र के उखड़ी गांव के शकलदीप मांझी की पुत्र मुकेश मांझी की से हुई थी। जब बीती रात दोनों पक्ष की ओर से शादी की धूम देखी गई। गाजे बाजे के साथ बाराती पहुंचे, बड़े धूमधाम से शादी की सारी रस्में भी पूरी कर ली गई, लेकिन दुल्हन ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल दुल्हन की शिकायत यह है कि लड़का पक्ष वालों ने सही जानकारी नहीं दी थी और सही तरीके से नहीं दिखाया था। वह शादी की मंडप पर किसी के साथ बैठा था। जब रस्म पूरा हुआ और विदाई होने लगी तो फिर लड़का भटक करके चला गया, जिसके बाद लड़के के दिव्यांग होने की जानकारी मिली, जिस वजह से दुल्हन ने दिव्यांग दूल्हे के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। यह शुरू में दुल्हन के माता पिता ने समझाने की कोशिश की, पर दुल्हन अपने फैसले पर अडिग रही। तो फिर दुल्हन के माता पिता भी अपने बेटी के फैसले के साथ दिखे और दूल्हे के साथ अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समापन समारोह के लिए तैयार हो चुका है। इसमें शामिल होने के लिए कल यानी कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के बिहार विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसको लेकर के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लगातार बैठक भी कर रहे हैं। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा आ रहे हैं। विधानसभा जनतंत्र की धरती बिहार रही है। इसमें मजबूती प्रदान करने और फिर इस जनतंत्र के सम्मान करने पीएम मोदी आ रहे हैं। बिहार विधेयक का ताकत देखने के लिए पीएम मोदी का आगमन हो रहा है। हम लोग सभी लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं कि ये पहला मौका होने जा रहा है जब देश के प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा परिसर में आ रहे हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी बिहार विधानसभा में नहीं आए हैं। इस प्रकार विधानसभा में आकर के पीएम मोदी एक इतिहास बनाएंगे। पीएम मोदी इस दौरान विधानसभा के आयोजित कार्यक्रम में शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए सीईओ के तबादले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोक लगा दी है। इस पर विभाग के मंत्री एवं बीजेपी के नेता रामसूरत राय ने कहा है कि जब विभाग के अंदर मंत्री को स्वतंत्र अधिकार नहीं मिल सकता है तो फिर विभाग चलाना मुश्किल है। जब मेरे विभाग में भू माफिया पूरी तरीके से हावी थे, जिसका मैंने कमर तोड़ा है। वही मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई को लेकर के बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इस पर विभाग के मंत्री एवं बीजेपी नेता रामसूरत राय ने कहा है कि जब विभाग के अंदर मंत्री को स्वतंत्र अधिकार नहीं मिल सकते हैं तो फिर विभाग चलाना मुश्किल है। मेरे विभाग में भू माफिया पूरी तरीके से हावी थे, जिसका मैंने कमर तोड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस कार्रवाई को लेकर के बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी नीतीश सरकार पर जमकर के हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुए तबादले पर सीएम नीतीश कुमार ने रोक लगाई है। इससे साफ स्पष्ट है कि इसमें बड़े लेवल पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सभी विभागों में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से कायम है। जब पूरा पेड़ ही सड़ा हुआ है तो फिर टहनी को काट करके सीएम क्या साबित करना चाहते हैं? जो मूल जड़ है, जहां साफ साफ भ्रष्टाचार उगता है, उस पर पीएम मोदी को हमला करना चाहिए। साथ ही मंत्री रामसूरत राय पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादले पर रोक लगाई है। रोक लगाने के आदेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। तबादले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय के पास ये विभाग है। उन्होंने ये फैसला लिया था, जिसको सीएम नीतीश कुमार ने पलट दिया है। 30 जून को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से अंचल अधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी समेत प्रभारी पदाधिकारियों का बड़े स्तर पर तबादला किया गया था। इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दे दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ने लगा है। जब बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक और मंत्री इसकी चपेट में है। जब पिछले दिनों शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और फिर जल संसाधन मंत्री संजय झा कोरोना संक्रमित हो गए हैं और अब मंत्री लेसी सिंह भी इसकी चपेट में आ गई है। 1 महीने के भीतर दूसरी बार वे कोरोना पॉजिटिव हुई है और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। आपको बता दूं कि बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। सरकार के मंत्री से लेकर के अन्य नेता
लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह एक बार फिर से कोरोना संक्रमित हो गई है, जब पिछले 1 महीने के अंदर वे दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली आपूर्ति का संकट रविवार को भी खत्म नहीं हुआ, जब बिजली कंपनी से उपलब्ध आंकड़े के अनुसार बिहार को शाम 7:30 बजे तक मांग से 2000 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। वैसे राहत की बात यह है कि बंद पड़ी बरौनी में स्थित एनटीपीसी की उत्पादन इकाई 8 से 250 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शनिवार को आरंभ हो गई है। बिजली कंपनी का कहना है कि एनटीपीसी की उत्पादन इकाइयों के बारे में यह जानकारी दी गई है कि ब्लॉयर ट्यूब लीकेज की वजह से उत्पादन बंद हो गई है। जब बाढ़ स्थित एनटीपीसी की यूनिट एक की एक इकाई के बंद होने से 378 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। बरौनी की यूनिट 7 से बंद होने से 110 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। बरौनी की ही यूनिट 6 फरवरी से बंद है। इस यूनिट से भी बिहार को 110 मेगावाट बिजली मिलती है। दोस्तों बात करते हैं कि ये खबर बिहार के कटिहार जिला से सामने आ रही है, जहां कटिहार में छात्र छात्राओं ने विद्यालय में जमकर के तौर पर और हंगामा किया। बताया जा रहा है कि स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलने से छात्र छात्राओं को गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। यह घटना बिहार बॉर्डर से सटे कटिहार के सुदूर आबादपुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़ियोल का बताया जा रहा है। वहाँ के छात्र छात्राओं ने विद्यालय के प्रधान अध्यापक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हर दिन मध्याह्न भोजन नहीं देने के साथ साथ पैर भी दबाने को कहते हैं। इसी आरोप पर आज विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आक्रोशित होकर के जमकर के बवाल काटते हुए विद्यालय के टीन से बनी दीवार को तोड़ दिया। जहां वही जनप्रतिनिधि मामले को जिलाधिकारी से अवगत कराने की बात कह रहे हैं, जबकि विद्यालय के प्रधान शिक्षक सफाई देते हुए तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। हालांकि बाद में बच्चों को समझा बुझा करके किसी तरीके से शांत कराया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, बेगूसराय, पूर्णिया समेत बिहार के सभी जिलों में 12वीं पास होने वाले युवाओं को आगे की पढ़ाई के लिए नीतीश सरकार बिना ब्याज 4 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। इस लोन को लेकर के आप देश भर के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ आपको बता दें कि बिहार राज्य के कई युवा वर्ग 12वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने आर्थिक परिस्थितियों के चलते उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जहाँ ऐसे युवाओं के लिए नीतीश सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया है। खबर के अनुसार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख तक का लोन मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। आप इसका लाभ लेकर के बीएससी, बीए, बीबीए, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फार्मा आदि की पढ़ाई कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए और युवा वर्गों को 12वीं पास होना भी जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप केडीवी लाइव की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट का लिंक यानी कि इस आर्टिकल का ही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां से जाकर के आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज, सबके आधार में हमारी कृषि व्यवस्था ही है। यह कार्यक्रम में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत तो स्वभाव और संस्कृति से कृषि आधारित देश ही रहा है, इसलिए जैसे जैसे हमारा किसान आगे बढ़ेगा, वो जैसे जैसे हमारी कृषि उन्नत और समृद्धि होगी, वैसे वैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो फिर आप धरती माता की सेवा करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़ते हैं तो फिर आपको गाय की सेवा का भी सौभाग्य मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया मिशन की असाधारण सफलता भी उन लोगों को देश का जवाब है जो कहते थे कि गाँव में बदलाव लाना आसान नहीं है। हमारे गाँव ने दिखा दिया है कि गाँव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। वहीं बिहार के अन्य जिलों में भी लगातार नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। खबर के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर पटना में सबसे अधिक 220 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि भागलपुर में 40, सहरसा में 15 और मुजफ्फरपुर में 14 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस तरह से बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में बीते 24 घंटे में कुल 1,33,000
35,866 सैंपलों की कोरोना जांच की गई है। इसमें 408 पॉजिटिव मामले मिले, जहां इसमें बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 1957 हो गई है, जबकि पहले से संक्रमित 192 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं पटना में सबसे अधिक 1092 और भागलपुर में 167 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, यानी कि एक्टिव मरीज हैं। जहां इस तरीके से बिहार में कोरोना का फैलाव हो रहा है, जहां ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और फिर घर से निकलने के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क लगाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों को 4 नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन बिहार से गुजरने वाला नया एक्सप्रेसवे गोरखपुर के जगदीशपुर से शुरू होकर के सिलीगुड़ी तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार के 9 जिले से होकर के गुजरेगा। इसके लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। खबर के अनुसार भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। 416 किलोमीटर की लंबाई से बनने जा रहे ये एक्सप्रेसवे बिहार के गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, सुपौल, अररिया और किशनगंज से गुजरेगा। आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर के डीपीआर तैयार किया जा रहा है। इसके निर्माण से यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल आपस में जुड़ जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल भी नया और ग्रीन फील्ड होगा। इस एक्सप्रेसवे में जिस किसान की जमीन जाएगी उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 27,709 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भागलपुर, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों में रहने वाले भूमिहीन लोगों को मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 60,000 रुपये दिए जाएंगे। खबर के अनुसार बिहार में जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं है उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत जमीन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 60,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ केवल बिहार के अस्थायी निवासी ही ले सकते हैं। इसलिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास बिहार का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। बिहार मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य बिहार राज्य में निवास करने वाले लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी जिलों में सितंबर महीने तक बालू का खनन बंद कर दिया गया है, लेकिन बालू माफिया बिहार के कई जिलों में बालू खनन कर रहे हैं और उसे बेच रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत 13 जिलों में बालू के अवैध खनन के खिलाफ चल रहे अभियान को तेज किया जाएगा और अवैध खनन करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, पूर्णिया, रोहतास, सारण, सिवान में बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके निर्देश दे दिए गए हैं। बिहार के इन जिलों में अवैध खनन को रोकने के लिए 350 से ज़्यादा जवान को लगाया गया है। इसमें सैप ग्रेड रक्षक के साथ साथ बिहार के पुलिस के जवान भी शामिल है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना हाईकोर्ट में 20 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल जारी कर दिया गया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर दें। पटना हाईकोर्ट ने पुस्तकालय सहायक के 20 पदों पर भर्ती को लेकर के युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर योग्यता के बारे में बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं डिप्लोमा आदि होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया समेत किसी भी जिले में रहने वाले लोग अपने जमीन का कागज फ्री में निकाल सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के कागजों को बिहार भूमि वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है, जहां से आप अपने ज़मीन के कागजात को निकाल सकते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले बिहार में लोगों को ज़मीन के कागजात के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे और खसरा, खतौनी, खतियान, नकल आदि के लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब आप ऑनलाइन के द्वारा खुद से इन कागज़ों को निकाल सकते हैं। ज़मीन का कागजात निकालने के लिए इसके लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.http://biharbhumi.bihar.gov.in/biharbhumi/ को सर्च करें।
दोस्तों बात करते हैं कि गंगा, महानंदा और कोसी नदी से घिरे कटिहार में बाढ़ के दौरान सुदूर इलाके तक आवागमन एक बड़ी चुनौती होता है। इस दौरान जिला मुख्यालय या फिर प्रखंड मुख्यालय से सुदूर इलाके के संपर्क बनाए रखने के लिए एकमात्र माध्यम नाव ही होता है। इसलिए कटिहार जिला प्रशासन इस बार बाढ़ के दौरान सुदूर इलाके से यातायात व्यवस्था किसी भी तरह से भंग न हो, इसको लेकर के नाव मैनेजमेंट पर अच्छा काम करने की दावा किया है। जहाँ कटिहार जिला आपदा के प्रभारी एडीएम विजय कुमार ने कहा है कि कटिहार जिला प्रशासन द्वारा 285 सरकारी नाव के अलावे 246 प्राइवेट नाव मालिकों से भी इकरारनामा करके रखा गया है, ताकि अल्पकालीन सूचना पर ये 531 नाव को संबंधित प्रभावित स्थलों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वर्तमान में महानंदा में कुछ जल स्तर बढ़ने की सूचना के बाद आजमनगर, बलरामपुर और कदवा के कुछ इलाकों में 25 सरकारी नाव एवं 8 प्राइवेट नाव चला गया है। जरूरत के हिसाब से इसकी संख्या बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।